Hey everyone, welcome back to my channel वांगशन एंड शानवांग विद फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? हम लोगों को मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले 2 या 3 दिन से मेरे वीडियो ना डालने का कारण 2 कारण थे। फर्स्ट तो मैं यहाँ पर थी नहीं एंड 2 दिन पहले ही मैं यहाँ आई हूँ और 2 दिन से मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड फाइनली आज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक वन शॉट लेकर आई हूँ। आप लोगों को शानवांग या जानी वन शॉट पसंद आते हैं, इसीलिए ये भी एक शानवांग हिस्टोरिकल वन शॉट है एफएफ होने वाला है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए एफएफ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफएफ कैसा लगा। तो हमारे एफएफ का नाम है माय हंगवांगजुन। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है, शानवांग है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहें कि कुछ कहा नहीं जाता, दर्द इतना है पर दर्द है कि सहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है तुमसे इस कदर की, अब तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। ये मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, इसके कई रूप हैं, कई शब्द हैं। कई शब्दों में हम इसे कहते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मोहब्बत, इश्क या प्यार ये भी बहुत कमबख्त चीज़ होती है। कभी कभी तो ये होने में कई दिन, महीने या फिर सदियाँ लगा देते हैं और कई बार ये बस किसी को पहली नज़र देखने भर से ही हो जाता है। तो आज हमारी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है, पहली नज़र के प्यार की। कल्टीवेशन वर्ड, जो 2 भागों में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट इसका था कि प्योरिटी रेलम, जिसमें 2 सेक्ट्स थे या फिर कहें कि 2 मेन सेक्ट्स थे। इस प्योरिटी रेलम की खासियत ये है कि इसमें जितने भी लोग हैं उन्हें इस बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपने में खुश रहते हैं। यहाँ पर लोगों को एक दूसरे के प्रति कोई मलाल नहीं है, किसी किसी के सेक्ट को नहीं जीतना, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना देना। सब अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ खुश हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए इसका नाम प्योरिटी रेलम है, क्योंकि यहाँ पर प्योर लोग रहते हैं। यहाँ पर 2 मेन सेक्ट हैं और बाकी छोटे सेक्ट हैं। इनमें से एक सेक्ट जिसका नाम है गुसु का लैंड सेक्ट, क्लाउड रिसोर्सेज का लैंड सेक्ट, ये फिलहाल यहाँ पर जो रूल करते हैं उनका नाम है लेन चिंगहेंजुन, जो अपनी वाइफ लेन हुआ के साथ यहाँ पर रूल करते हैं। गुसु अपनी खूबसूरती के लिए जितना फेमस है, ये फेमस है उतना ही फेमस है अपने एजुकेशन और अपनी मेडिकल नॉलेज के लिए। लेन चिंगहेंजुन इस सेक्ट के लीडर हैं, वहीं इस सेक्ट के को लीडर हैं लेन चिरेन, जो कि चिंगहेंजुन के बड़े भाई हैं। वो उनकी वाइफ लेन चिंगहेंजुन के 2 बेटे हैं, दोनों ही ओमेगा हैं एंड दोनों ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा हैं। लेन चिंगहेंजुन के फर्स्ट प्रिंस का नाम है लेन शिजेन, जो एक काम पर्सन है। उनके फेस पर हमेशा उनकी एक वार्म स्माइल रहती है। वहीं इनका छोटा बेटा लेन वांग, जिसे प्यार से लंजा भी बुलाते हैं, ये पर्सन भी काम है, ये किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। हाँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हमारा लंजा अच्छा है। ये अपने फेस को बिल्कुल वैसे ही रखता है जैसे हमने अनटेम्ड में देखा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जब भी इसे कोई चीज़ पसंद आती है, आंखों में चमक आ जाती है जब भी इसकी कोई फेवरेट चीज़ सामने होती है। और उनमें से एक फेवरेट चीज़ है रेबिट्स, जो कि लंजा को बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं सेकंड, यहाँ पर लेन क्लेन अपनी मेडिसिन और हीलिंग पावर के लिए फेमस है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में गुसु के लोगों के जैसा कोई भी हीलर नहीं होगा। गुसु के लोग बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करना जानते हैं। वहीं सेकंड सेक्ट है नी सेक्ट, जिसके अभी जो लीडर है उनका नाम नीमिंगजू है। उनका भाई नीहुइसांग, जो कि एक अल्फा हैं। ये दोनों भाई एक अल्फा हैं। उन नी क्लेन में प्योरिटी रेलम के जितने भी कल्टीवेटर्स उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नीमिंगजू एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। वहीं दूसरा साइड है अनक्लीन रेलम, जिसमें मेन 3 सेक्ट हैं। हम दूसरे सेक्ट से बात करते हैं। दूसरे नंबर के सेक्ट पर है जिन सेक्ट, जिस पर अभी जो रूल करता है
जिन गोंगशान वो निहायत ही घटिया और नीच किस्म का आदमी है, क्योंकि जैसा अंटेमन में दिखाया गया है ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ये और ज़्यादा बदतर है। सब लोग इससे नफरत करते हैं। जिन क्लैन में लगभग कोई ही होगा जो इसे पसंद करता है या फिर इसके पास रहना चाहता है। जिन गोंगशान की लगभग 5 से 6 रानियां हैं और अनगिनत ही कॉन्क्यूबाइंस हैं। इस बात से ये घटिया नहीं है, लेकिन उन रानियों और कॉन्क्यूबाइंस में इसकी बेटे की उम्र की तक लड़कियां हैं, लेकिन इसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे बस खुद से फ़र्क पड़ता है, अपने पावर से फ़र्क पड़ता है। वैसे ही इसकी बहुत सारी नाजायज़ औलादें भी हैं, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी को अपना नाम नहीं देता। बस कुछ ही लोग हैं जिनको इसने अपना नाम दिया है, और वो लोग भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने लिए, अपनी पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि किसी की जान ले सकता है, तो किसी की जान, अपनी जान देने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकता। ये अपने लिए किसी को भी मरवा सकता है, किसी को मार सकता है, इस कल्टिवेशनल मर्ड को उथल पुथल कर सकता है खुद को बचाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए। तो ये था जिन सेक्ट। एंड थर्ड नंबर पर आता है जियांग सेक्ट, जिसकी हालत भी कुछ ऐसे ही थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी। जियांग फेंग मियान की भी लगभग 4 से 5 वाइफ्स थी और कॉन्क्यूबाइंस थी, लेकिन जियांग फेंग मियान ने जिन गोंगशान की तरह अपने बच्चों को छोड़ नहीं दिया, उसने उनको नाम दिया। लेकिन जियांग फेंग मियान जिन गोंगशान से ज़्यादा अलग नहीं है, वो भी पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जियांग सेक्ट खुश है, क्योंकि अब थ्रोन पर जिसका अधिकार है वो जियांग चेंग है, जियांग वाइयन जो कि एक डोमिनेटिंग अल्फा है, अब वो जियांग क्लैन पर रूल करता है। और इसी वजह से जियांग सेक्ट के लोग खुश हैं, क्योंकि जियांग चेंग अपने फादर की तरह नहीं है। जियांग फेंग मियान ने बहुत जियांग चेंग को अपनी तरह बनाने की कोशिश की, लेकिन जियांग चेंग की मदर जू जीवान ने शुरू से जियांग फेंग मियान को देखा था, उसने भी ये सब सहा था, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कुछ ऐसा करे। इसीलिए बचपन से ही उसने जियांग चेंग को अपने पिता से दूर रखा। इतना दूर नहीं, लेकिन उसने उसे जो एजुकेशन दी वो शायद अब काम आ रही थी। जियांग चेंग अपने फादर की तरह नहीं था। उसने ये अपने फादर से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो अपने ओमेगा से करेगा, और उसके अलावा वो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जिससे शादी करेगा वो ही उसकी लाइफ में होगा, वो सिर्फ एक पर्सन उसकी लाइफ में होगा, और वो दोबारा अपने फादर की तरह 4 से 5 शादियाँ नहीं करने वाला। वहीं फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे मिस्टीरियस सेक्ट, यीलिंग का वी सेक्ट। ये सेक्ट कहाँ से आया, इसका रिलीजन क्या है, इस सेक्ट में लोग कितने हैं, कौन कहाँ रहता है, कौन कैसे रहता है, ये किसी को नहीं पता। बस कुछ सालों पहले ये सेक्ट बन गया। ये सेक्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन शायद 6 या 7 साल पहले ये सेक्ट यहाँ पर बना था। इस सेक्ट के लीडर को सब यीलिंग पैट्रियार्क कहते हैं, उसको सबने देखा है, लेकिन इस यीलिंग वी सेक्ट के अंदर होता क्या है ये किसी को नहीं पता। ये सबके लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं होता, उस चीज़ के बारे में लोग खुद से ही अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही वी सेक्ट और यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कई सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीलिंग पैट्रियार्क डेमोनिक कल्टिवेटर है, और ये सच्चाई है। यीलिंग पैट्रियार्क एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, लेकिन लोग इस तरह से उसे नहीं देखते। लोग देखते हैं कि ये एक इविल पर्सन है, एक राक्षस है, एक हैवान है। पता नहीं ये वी सेक्ट के अंदर क्या करता है, कितनी ही ओमेगाओं को इसने कैद करके रखा होगा। रोज़ पता नहीं इसके कितने ही कॉन्क्यूबाइंस होंगी, कितने ही बच्चे होंगे जिन्हें ये अपनी डार्क एनर्जी से बस खुद के लिए यूज़ कर रहा है। क्योंकि उन्होंने पैट्रियार्क को 6 से 7 साल से उसे देख रहे हैं, लेकिन पैट्रियार्क बिल्कुल नहीं बदलता। इसीलिए उन्हें लगता है कि ये एक डार्क कल्टिवेटर है, कुछ भी कर सकता है, तो ये अपने बच्चों की बलि देता है खुद को जवान रखने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, पैट्रियार्क कैसा है, वी सेक्ट में क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। ये कल्टिवेशन वर्ड 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब ये 2 भागों में तो था, लेकिन अब ये सेक्ट्स बट गए थे, या फिर कहें कि कुछ सेक्ट्स दूसरे में आ गए थे, और इनमें थे जियांग सेक्ट और यीलिंग का वी सेक्ट। ये अब प्योरिटी रेलम में गिने जाते थे। वही जिन सेक्ट जिसने किसी का साथ दिया था, और उसी की वजह से वो अभी भी अनक्लीन रेलम में ही जाने जाते थे। पिछले कुछ दिनों से लोगों की आत्माएं चुराई जा रही थी, और ये सिर्फ एक सेक्ट भी नहीं हुआ, ये प्योरिटी रेलम तक के
सेक्ट्स में हुआ है। छोटे मोटे सेक्ट्स बड़े सेक्ट्स के पास अपनी कंप्लेन लेके जा रहे हैं कि उनके लोगों की आत्माएं चुराई जा रही हैं, उनके लोग पपेट्स बन रहे हैं। पहले तो कुछ लोगों को लगा था कि ये लिंग पेट्रियार्क का किया धरा है, लेकिन नहीं, खुद ये लिंग पेट्रियार्क ने इसे साबित किया है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जैसे ही उसने ये साबित किया, एक सेक्ट अचानक उभर के आया जिसका कुल प्रमुख था वेन रूहान, और ये नाम सबको याद था। इस पर्सन को सब लोग जानते थे। वेन रूहान के पास एक ऐसा लोहा था जिससे वो कुछ भी कर सकता था। कल्टीवेशन वर्ल्ड के कल्टीवेटर कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उस डार्क एनर्जी के सामने वो नहीं टिक सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी डार्क एनर्जी से कल्टीवेट नहीं किया है। वो लोग अपनी प्योर एनर्जी को कल्टीवेट करते हैं। इसीलिए उन्होंने यीलिंग के विसेक्ट के पेट्रियार्क की मदद ली, और यीलिंग पेट्रियार्क ने भी पता नहीं क्या सोच कर बस उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया। इसीलिए अब यीलिंग का विसेक्ट, युनबक का जियांग सेक्ट, गुसु का लेन सेक्ट और चिंघे का नी सेक्ट, ये सब एक तरफ है, और जो छोटे सेक्ट इनके साथ रहना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, वो इनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन सेक्ट जो वेंस के साथ हैं। यह ऐसा नहीं है कि सभी जिन्स वेंस के साथ है, लेकिन जिन गुंगशान को वो पावर चाहिए जो अभी वेन रूहान के पास है, क्योंकि वो देख सकता है कि वेन रूहान की उस पावर से लगभग सभी डर रहे हैं। सभी उसे हराने के लिए एक हो गए हैं, तो सोचो कि वो लोहा कितना पावरफुल होगा, और यही पावर जिन गुंगशान को चाहिए। इसीलिए उसने सोचा कि जब सभी लोग वेन रूहान को हरा देंगे, या फिर अगर ना भी हराए तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो लोहा उसके पास आ जाए, और वो वेन रूहान को मार देगा। उसके बाद वो लोहा उसके पास आ जाएगा। इसीलिए उसने प्योरिटी रेलम में जाने के बजाय वेन रूहान से अपना हाथ मिला लिया। लेकिन जो लोग जिनसेक्ट में इससे नाराज़ थे, वो लोग जिनसेक्ट को छोड़कर प्योरिटी रेलम में चले गए। वो उन लोगों के शरण में चले गए जिनसे उन्हें मदद की उम्मीद है, जो उनकी मदद कर सकते हैं। और अब युद्ध स्टार्ट हो चुका था। उन्होंने आज का प्लान बनाया था कि वो आज वेन सेक्ट के बाहर तक लड़ेंगे, क्योंकि वेन रूहान ने अपने सेक्ट के बाहर तक बहुत सारे पपेट्स को रख रखा था। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, आज शाम तक वो वेन रूहान के उस सेट तक पहुँच कर रहेंगे। अगर आज नहीं पहुँचे तो वो कोशिश करेंगे कि कल तक वो पहुँच ही जाए। और ऐसे ही वो लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग घायल हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को वो लोग खो रहे थे, और बहुत अपनी जीत के करीब पहुंच रहे थे। अब उन लोगों ने जितने भी पपेट्स वेन रूहान के बाहर थे उनको ख़त्म कर दिया था, और अब शाम हो चुकी थी। इसीलिए सबने युद्ध बंद कर दिया, और वापस उन्होंने जहाँ अपने कैंप लगाए थे वो वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि बहुत सारे कल्टिवेटर्स घायल हो चुके थे। लेन सेक्ट, नी सेक्ट, जियांग सेक्ट और वी सेक्ट से कोई भी कल्टिवेटर नहीं आया था। वी सेक्ट से बस पेट्रियार्क आया था जो लड़ रहा था। पेट्रियार्क के हाथ में उसकी तलवार बिल्कुल किसी बिजली की रफ्तार के साथ चल रही थी। चोटें उसे भी लगी थी, और बहुत सारे लोगों को चोटें लगी थी। अब उनका ख्याल रखा जा रहा था, चूँकि गुस्सू का लेन सेक्ट अपनी मेडिसिन के लिए फेमस है, इसीलिए वो सबको क्योर कर रहा था अपनी हीलिंग पावर से, अपनी औषधियों से, अपनी मेडिसिन से। वो लोगों को क्योर कर रहे थे। जो लोग बहुत बुरी तरीके से घायल थे उनको गुस्सू के बड़े हीलर्स ट्रीट कर रहे थे। जो कुछ कम घायल थे उन्हें गुस्सू के लोग ही ट्रीट कर रहे थे, लेन सेक्ट के लोग ट्रीट कर रहे थे। वहीं सभी लोग अभी अपने कैंप से बाहर बैठे थे, क्योंकि एक जगह ही सबको ट्रीट किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन जो एक बहुत बड़े पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके लिप्स पर एक फ्लूट थी, और उससे वो बहुत ही मेलोडियस एक म्यूज़िक प्ले कर रहा था, जिससे वो जितने भी लोगों को हील किया जा रहा था उनको जैसे मदद मिल रही थी। वो धीरे धीरे हील हो रहे थे, और उस म्यूज़िक को सुनते सुनते उनका माइंड जैसे शांत हो रहा था। जो लोग डरे हुए थे, जो लोग घायल थे, वो धीरे धीरे शांत हो रहे थे। उस पर्सन के वो ब्लैक एंड रेड रोब्स हवा के साथ फ्लोट हो रहे थे। उसके वो लंबे काले बाल जो उसकी कमर से होते हुए उन पेड़ की टहनियों से नीचे जा रहे थे। उसका फेस पेड़ के दूसरी तरफ था, इसीलिए उसकी पीठ उन लोगों की तरफ थी। सब लोग उसकी तरफ देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये कौन है, ये क्या कर सकता है, और सभी लोग डरते हैं इससे। लेकिन एक पर्सन जो वाइट क्लॉथ में था वो धीरे धीरे पेट्रियार्क की तरफ बढ़ रहा था। वो उस अल्फा की तरफ बढ़ रहा था जो उस पेड़ पर बैठा हुआ था। उस चांद की रोशनी जो उस
वाइट क्लॉथ लेड पर पड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके वो लंबे काले घने बाल उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे। वो वाइट क्लॉथ जो हवा के साथ फ्लोट हो रहे थे वो किसी गोडेस की तरह लग रहा था जो उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो चुका था जहाँ पर वो एल्फा बैठा हुआ था। उसने उस एल्फा की तरफ थोड़ी देर तक देखा। वो एल्फा अभी भी अपनी फ्लूट को प्ले किया जा रहा था, लेकिन जब उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ तो वो रुक गया और उसने अपनी नज़र को घुमाकर उस पर्सन की तरफ देखा और बस उसका देखना था। और वो एक जैसे उस ब्यूटी में मिसमराइज हो गया। सामने वाला पर्सन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके वो लंबे काले बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे, उसकी वो लॉन्ग आईलैशेस जिनको वो क्यूटली ब्लिंक करके बस उस अल्फा की तरफ देख रहा था। उसके वो रोज़ पेटल जैसे लिप्स जो कभी खुलते कभी बंद हो जाते, वही उसके हाथ में कुछ था। वो उसके फेरोमोन से वो अल्फा ये तो अंदाज़ा लगा सकता था कि ये एक ओमेगा है और वो ओमेगा भी बस उस अल्फा की तरफ देख रही थी। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में बस खो गए थे। तभी उस ओमेगा ने कहा, क्या तुम नीचे आ सकते हो? लेकिन वो अल्फा जो उस ओमेगा की ब्यूटी में इतना खो गया था कि उसे उस ओमेगा ने क्या कहा ये सुना ही नहीं दिया। उसने फिर से कहा। उस ओमेगा ने जब ये नोटिस किया कि उस अल्फा ने उसे सुना ही नहीं, उसने फिर से कहा, क्या तुम नीचे आ सकते हो? और अब की बार वो अल्फा होश में आया। उसने उस ओमेगा की तरफ देखा और अगले ही पल वो उस पेड़ से कूद चुका था और नीचे आ चुका था और वो आमने सामने खड़े थे। उस ओमेगा ने उस अल्फा को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया जिससे वो कुछ देख रहा हो और उस ओमेगा की ऐसी नज़रों से उस पर्सन की बॉडी में जैसे घूसबम्स आ रहे थे। उस ओमेगा ने एक बहुत ही पोलाइट और काम वॉइस में कहा, तुम्हें चोट लगी है, तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठे खुद को ट्रीट करवाने के लिए? और ये सुनकर वो अल्फा शौक था क्योंकि ये आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा मेलोडियस थी, बिल्कुल किसी हनी की तरह, स्वीट की तरह जो उसके कानों में बस गूंज रही थी किसी म्यूज़िक की तरह। वो इस आवाज़ को अपनी पूरी लाइफ तक सुनने के लिए तैयार है। उस पर्सन ने कुछ नहीं कहा। वो ओमेगा फिर से थोड़ा सा आगे आया और कहा, मैं तुम्हें ट्रीट कर देता हूँ, तुम्हें चोट लगी है। ये सुनकर उस अल्फा ने बस नोट किया और वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं वो ओमेगा भी वहीं बैठ गया। उस अल्फा के एक आर्म में चोट लगी हुई थी जैसे तलवार का कट हो। उससे उसके जो रोब्स थे वो वहाँ से फटे हुए थे और वो घाव साफ साफ नज़र आ रहा था जिससे खून बह रहा था। लेकिन जैसे उस अल्फा को कोई फिक्र नहीं थी, वो आराम से बैठकर फ्लूट प्ले कर रहा था। और उस ओमेगा ने जब ये देखा तो उसके फेस पर फ्रोन आ गया, लेकिन उसने अपना काम करना स्टार्ट किया और वो अल्फा बस उस ओमेगा की तरफ देखे जा रहा था। तभी उस अल्फा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो ओमेगा रुक गया और उसने अल्फा की तरफ देखा और कहा, मैं गुस्सो का सेकंड प्रिंस लेनवांग जी हूँ। ये सुनकर उस अल्फा ने जैसे जानते हुए नोट किया और कहा, मैंने सुना था कि गुस्सो का सेकंड प्रिंस खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत होगा मैंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और ये सुनकर एक पल के लिए उस ओमेगा के हाथ रुके थे, लेकिन फिर से उसने उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उस ओमेगा के ईयर्स और नेक रेड हो चुके थे, जिसने अपना नाम अभी अभी लेनवांग जी बताया था। वांग जी उस पर्सन को बस ट्रीट किया जा रहा था। तभी उस पर्सन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा या फिर तुम जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर वो ओमेगा फिर से रुक गया और वांग जी ने फिर से उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, तुम यीलिंग विस्टेक्ट के सेक लीडर शीलिंग पेट्रियार्क हो। और इसके बाद उसने थोड़ी देर तक उस अल्फा की आंखों में देखा और फिर से उसे ट्रीट करने लगा। और उस अल्फा जो कि और कोई नहीं बल्कि पेट्रियार्क था, जिसकी आंखें जैसे बड़ी हो गई, उसने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे जानते हो? पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से उसने कहा, तुम मुझे जानते तो हो, लगता है तुमने वो बातें नहीं सुनी जो मेरे बारे में होती हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये सुनकर वांग जी ने पेट्रिया की तरफ देखा। अब वो इरिटेट हो रहा था। उसने पेट्रिया की तरफ देखा और अपनी आर्म्स को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहा, और मैं तुमसे क्यों डरूंगा? ये सुनकर पेट्रियाक ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों डरोगे? क्यों तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? मैं पेट्रियाक हूँ। मैं ओमेगा को किडनैप कर लेता हूँ, उन्हें अपने पास कैद करके रखता हूँ। अगर कोई मेरे पास भी आता है तो वो जल जाता है, मैं उन्हें तबाह कर देता हूँ।
और तुम मेरे पास कैसे बैठे हो? तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से सबके सामने चले जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा, ऊपर से तुम एक ओमेगा हो। ये सुनकर वांग जी ने थोड़ी देर तक पेट्रियार्क की आंखों में देखा और फिर डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, मेरी ग्रैंडमैम ने मुझे सिखाया है कि लोगों के पास अगर कुछ काम नहीं होता तो वो बस बातें करने लग जाते हैं, और जिस पर्सन को मैं जानता नहीं तो मैं उस पर्सन के बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम इतने ही बुरे होते तुम हमारी मदद नहीं करते, तुम हमारी मदद के लिए मना भी कर सकते थे, और तुम्हें ये चोट ओमेगाओं को बचाने में ही लगी है। मैं देख सकता था युद्ध में, तुम ही नहीं मैं भी था, और मैंने देखा है कि तुमने लोगों को बचाने में ये चोटें खाई है, नहीं तो तुम्हें चोट लगने वाली नहीं थी। इतना तो मैं तुम्हें जान ही गया हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो। और उस ओमेगा वांग जिसे अपने लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर एक पल के लिए तो पेट्रियार्क जिससे स्तब्ध वांग जी को देखने लगा, और ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद वांग जी उसके वाउंड्स को फिर से ट्रेड करने लगा, और अब की बात पेट्रियार्क भी चुप हो गया और वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वो आईलैशेस जो ब्लिंक हो रही थी, कभी कभी वो आंखें नैरो होती और कभी उन आंखों में फ़ोन पड़ जाता जैसे वांग जी उस घाव को देख रहा हो। जब उसे कुछ समझ में आता तो उसके फेस पर जो लाइंस थी वो ख़त्म हो जाती, और जब भी उसे कुछ कन्फ्यूजन होता और तो उसके फेस पर वो लाइंस वापस आ जाती। जब भी उसे ऐसा लगता कि ये शायद वो सही कर रहा है या नहीं तो उसके फेस पर एक प्यारा सा पाउट आ जाता, और जिसे देखकर पेट्रियार्क को अपनी स्टमक में जैसे बटरफ्लाई फील हो रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रीट करने के बाद वांग जी पेट्रियार्क से दूर हुआ और उसने कहा, हो गया। उसके बाद उसने पेट्रियार्क की तरफ देखा, लेकिन पेट्रियार्क तो अपने होश में था ही नहीं। वो अपने होश में होता तो जवाब देता। और वांग जी ने जब ये देखा तो उसने फिर से पेट्रियार्क को बुलाया, पेट्रियार्क, लेकिन पेट्रियार्क कभी भी होश में नहीं आया। उसके बाद वांग जी ने पेट्रियार्क के सामने अपनी फिंगर्स को फहराया और उसके बाद जाकर पेट्रियार्क को होश आया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ क्या कहा तुमने? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने कहा तुम्हारा वाउंड्स को मैंने ट्रीट कर दिया है, कल सुबह तक ये तुम्हारी चीज़ से भर जाएंगे। ये सुनकर पेट्रियार्क ने नोट किया और उसके बाद वांग जी उठा और उसने पेट्रियार्क की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने अपना डिनर कर लिया? ये सुनकर पेट्रियार्क ने वांग जी की तरफ देखा और हंसने लगा और कहा, डिनर? लेकिन मुझे तो किसी ने डिनर के लिए पूछा ही नहीं। ये सुनकर वांग जी ने पेट्रियार्क की तरफ देखा और उसकी आईब्रो रेज हो गई। उसने फिर कहा, अभी तुम्ही ने कहा ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुम्हें एक इविल पर्सन मानते हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हें डिनर के लिए पूछेंगे? अगर तुम्हें भूख होती तो तुम खुद ही डिनर के लिए आ जाते। तुम्हें किसी की परमिशन की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अलग नहीं हो, तुम भी तो हमारे साथ इस युद्ध में शामिल हो, तुम भी तो लोगों की मदद कर रहे हो, तो हक तुम्हारा भी है, तुम आ सकते थे। ये सुनकर पेट्रियार्क बस चुप हो गया। वांग जी उसे जैसे डांट रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चों को डांटती है और उसे वो बात याद दिलाती है जो उसे याद रखनी चाहिए। और पेट्रियार्क एक पल के लिए एस्टोनिश्ड था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की। यहाँ तक कि आज तक उससे किसी ने बात ही नहीं, क्योंकि सभी लोग उससे डरते हैं। सब लोगों को बस ऐसा लगता है कि अगर पेट्रियार्क के वो पास गए तो पेट्रियार्क उन्हें हार्म कर देगा, इसलिए कोई पेट्रियार्क के पास जाने की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश नहीं करता तो किसी को पता नहीं चलता कि पेट्रियार्क कैसा है। लेकिन पेट्रियार्क ने बस, वो कभी नाम ही अपना सिर हिलाता तो कभी हाँ मैं। वांग जी ने बस साई किया और कहा, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगा, लेकिन तभी पेट्रियार्क ने उसका हाथ पकड़ लिया, और ये जब वांग जी को किसी अल्फा का टच अपने हाथ पर फील हुआ तो उसकी पूरी बॉडी जैसे शिवर कर गई। उसने पेट्रियार्क की तरफ देखा और पेट्रियार्क को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो उसने अपने हाथ को तुरंत हटा लिया और उसे उस हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहा, मेरा मतलब, क्या तुम मुझे डिनर के लिए ज्वाइन करोगे? ये सुनकर थोड़ी देर तक वांग जी कुछ नहीं कहता और उसके बाद बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब लगभग 15 मिनट हो चुके थे वांग जी को गए हुए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आ रहा था। और वीन जैसे सैड हो गया था, उसे अजीब सी सैडनेस उसे अपने दिल में फील हो रही थी। थोड़ी देर पहले वो खुश था, उसके स्टमक में बटरफ्लाईज उड़ रही थी, उसके बॉडी में गूस बम्स आ रहे थे। वो अब जैसे पूरी तरह सैडनेस में बदल चुके थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वांग जी को किसी ने मना कर दिया होगा, क्योंकि वो देख सकता है कि जब से वांग जी आए हैं तब से जितने भी लोग बाहर हैं वो बस उन दोनों को ही देख रहे हैं। वो भी सभी शौक होकर कि वांग जी पेट्रियार्क के पास क्या कर रहा है, और पेट्रियार्क वांग जी को हार्म नहीं कर रहा। पेट्रियार्क के पास आने से वांग जी को कुछ हो नहीं रहा।
इसीलिए सब लोग बस पेट्रियार्क को देख रहे थे और पेट्रियार्क को भी लगा शायद वांग जी की फैमिली ने उसे उसके पास जाने से रोक दिया होगा, इसलिए वांग जी को इतना टाइम लग रहा है। उसने सोचा कि शायद वांग जी नहीं आना चाहता वापस, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ आए थे। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ जा रहे हो तुम? और जैसे ही वो आवाज़ सुनता है वो तुरंत पीछे घूमता है तो वहाँ वांग जी खड़ा था, जिसके हाथ में 2 प्लेट्स थी। ये देखकर पेट्रियार्क के फेस पर एक बहुत बड़ी स्मेल जाती है और एक पल के लिए वो स्मेल देखकर वांग जी जैसे अपनी जगह पर ही रुक जाता है। उसे अपना दिल इतनी ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था कि वो उसे अपने कानों में सुन सकता था। उसे ये डर था कि कहीं पेट्रियार्क उसके दिल को ना सुन ले, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और वो उन प्लेट्स के साथ नीचे बैठ गया। उसने पेट्रियार्क ने भी ये देखा और वो भी वांग जी के साथ नीचे बैठ गया। तब उसने देखा कि प्लेट्स 2 हैं, लेकिन दोनों प्लेट्स में सेम खाना नहीं है, खाना अलग अलग है। और यही देखकर उसने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा और वांग जी से पता था कि ये सवाल पेट्रियार्क पूछेगा, इसलिए उसने पीछे पहले ही कह दिया। उसने एक प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये खाना हमारे लिए, मेरा मतलब गुसू के लिए, क्योंकि हम लोग ब्लैंड फूड खाते हैं, इसीलिए हमारे शेफ़ ने हमारे लिए यही खाना बनाया है और ये खाना जो सब लोगों के लिए बना है। ये बोलकर उसने दूसरे प्लेट की तरफ इशारा किया और विंग को जैसे उसे समझ में आ गया वैसे उसने अपना सिर हिलाया। इसके बाद वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग उन दोनों को ही देख रहे थे कि वांग जी ये सब क्या कर रहा है। यहाँ तक लेन क्लेन भी वांग जी को देख रहा था। वो जानता है कि उनका सेकंड प्रिंस बहुत काइंड है, केयरिंग है, लेकिन किसी अनजान पर्सन के लिए इतनी केयर, ये उन्हें कुछ हजम नहीं हो रहा था। वहीं जैसे ही पेट्रियार्क ने डिनर करके अपनी फेस को उठाया और वांग जी की तरफ देखा, अगले ही पल वांग जी की वो आंखें जो नैरो थी उसकी आंखों में कुछ तो था और अगले ही पल वांग जी की तलवार का वार होता है और जितने भी लोग उन दोनों को देख रहे थे उनके मुंह से बस जैसे उनके मुंह खुले के खुले रह गई। वही वांग जी की तलवार सीने में घुस चुकी थी। वही पेट्रियार्क जिसने बस उस खाने का बाइट लिया था और उसको बाइट लेने के बाद उसने वांग जी की तरफ देखा था, पर अगले ही पल जो वांग जी ने किया उससे वो शॉक था। उसकी दुनिया जैसे हिल चुकी थी। वो पर्सन जिसे देखकर शायद पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया था। हाँ, वो इस पर्सन से प्यार करने लगा था, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया? जिस पेट्रियार्क का दिल आज तक किसी के लिए नहीं धड़का, जिस पेट्रियार्क का दिल पहली बार इस ओमेगा को देखकर धड़का, इस ओमेगा ने उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर पेट्रियार्क ने क्या किया है जो उसने ऐसा किया, जो इस ओमेगा ने उसके साथ ऐसा किया? वांग जी की तलवार के ऊपर से अब खून की बूंदें गिरने लगी थी। वहीं एक चीख की आवाज़ सबको सुनाई दी थी और सब लोग अब दौड़कर वहां आ चुके थे और सभी लोग उस नज़ारे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुसू के सेकंड प्रिंस हंगवांग जुन ने ये क्या किया, क्यों किया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे पता कैसे चला, ये वो कर क्या रहा था। और वांग जी का सेंस जो शायद वो खुद में था ही नहीं, वो तलवार बस उस सीने में और ज़्यादा धसी जा रही थी और जैसे जैसे वो धस रही थी वांग जी जैसे कांप रहा था। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। लेकिन अगले ही पल पेट्रियार्क ने वांग जी की वेस्ट में अपना एक हाथ और दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखते हुए रखा और जिस हाथ से वांग जी ने तलवार पकड़ रखी थी और तुरंत वांग जी को अपनी बाहों में ले लिया और उस तलवार को उस सीने से निकाल दिया, जो कि किसी और की नहीं बल्कि वेन रूहान के बड़े बेटे वेन चाओ के सीने में थी। एक्चुअली वांग जी जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश किया था, ऊपर पेट्रियार्क की तरफ देखा, उसे एक परछाई दिखी और सिर्फ परछाई नहीं, वो परछाई पेट्रियार्क पर उसे वार करती हुई दिखी। इसलिए अगले ही पल उसकी बीची ने उस पर्सन के सीने को बस छलनी कर दिया था और उसी पर्सन की चीख सबको सुनाई दी थी। वहीं पेट्रियार्क जो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में से आत्मा निकल गई हो। उसे एक पल के लिए वो तलवार अपने ऊपर आती महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल वो तलवार उसे क्रॉस करके किसी और के ऊपर उससे हमला हुआ और अब पेट्रियार्क उस पर्सन को साफ साफ देख सकता था, जो कि और कोई नहीं वेन चाओ था, वेन रूहान का बेटा, जो शायद यहाँ पर मौका पाकर धोखे से पेट्रियार्क को या फिर किसी और को मारने आया था। लेकिन अब वो इस सेकंड जेड का शिकार हो चुका था। इस हंगवांग जुन ने उसे निस्तो नाबूद कर दिया था और यही देखकर सब लोग शौक थे। वही वांग जी जो युद्ध करता है लेकिन
ये बहुत ज़्यादा पास था वेंचाओ उसके पास था, और उसे पता नहीं क्यों डर लगा। जैसे ही वेंचाओ की वो तलवार पेट्रियार्क के ऊपर आने ही वाली थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही है। उसकी बॉडी ने अपने आप ही रिएक्ट कर दिया कि अगले ही पल उसकी तलवार वेंचाओ के सीने में थी। पेट्रियार्क ने वांग जी के हाथों को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, सेकंड मास्टर लैन। और जैसे ही वांग जी ने सुना कि किसी ने उसको पुकारा है, उसने उस पर्सन की तरफ देखा तो देखा पेट्रियार्क था, और उसने जैसे एक बार पेट्रियार्क को ऊपर से नीचे तक देखकर ऑब्जर्व किया हो, और फिर उसने वेंचाओ के सीने में से अपनी तलवार को निकाल लिया। वो बीचिन जो वेंचाओ के खून से बस नहाई हुई थी, पूरी बीचिन लाल रंग से रंगी हुई थी। सबने वेंचाओ की तरफ देखा जो लाइफलेस सा वहाँ पर गिर चुका था। वहीं वेंचाओ के साथ जो सेना आई थी, जैसे ही उन लोगों ने उसे देखा, सब लोगों ने उस पर बस हमला करना स्टार्ट कर दिया। और अब किसी ने कोई वेट नहीं किया, सब लोगों ने ये तय किया था कि वो सुबह हमला करेंगे। लेकिन वेंद्रुहान के ये चाल देखकर वो लोग समझ गए थे कि वो शायद चारों तरफ से गिर चुके हैं, और रात तक अगर वो यहाँ पर रहे तो उनका ज़िंदा बचना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। पेट्रियार्क ने और जितने भी बड़े लोग थे सबने कहा था कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें वेंद्रुहान के लोगों को मारना होगा, और ये भी आखिरी युद्ध होगा। अगर या तो इस युद्ध में वो मरेंगे या फिर अब वेंद्रुहान मरेगा। इसीलिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया था। और वैसे भी अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। वो पूरी रात से लड़ रहे थे। वांग जी भी लड़ रहा था, पेट्रियार्क लड़ रहा था, वांग जी के फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, वही नई सेक्ट के सभी लोग, जितने भी छोटे बड़े सेक्ट थे सभी लड़ रहे थे। कोई घायल हो रहा था, कुछ लोग अपने लोगों को खो रहे थे। लेकिन वो जैसे जीत के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे, उन्होंने वेन क्लेन में एंटर कर लिया था। लेकिन वेन क्लेन में उन्हें जिन सेक्ट की सेना मिली, जिसे जिन वंशा ने वहाँ भेजा होगा। लेकिन अभी सब लोगों को बस जीतना था, इस पर्सन को उन्हें मारना था जिसकी वजह से आज ये सब हुआ है। चारों तरफ बस लाशें थी, खून था, और इसी का बदला सबको लेना था। धीरे धीरे सब एक दूसरे को काटते हुए बस आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वेंद्रुहान की सेना बहुत ज़्यादा थी, वो जैसे जैसे उसके पपेट्स को मार रहे थे वो पपेट्स वापस बन रहे थे। ऊपर से जिन सेना जितने भी लोगों को ये लोग मार रहे थे वो भी पपेट्स बन रहे थे, और दोबारा जब वो पपेट्स बन जाते तो उन्हें मारना जैसे इम्पॉसिबल हो रहा था। उन्हें लग ही रहा था कि शायद आज उनका आखिरी दिन है, आज कोई नहीं बचने वाला। तभी सभी को एक फ्लूट म्यूज़िक सुनाई देता है, लेकिन वो म्यूज़िक वैसा नहीं था जिससे पेट्रियार्क कल रात को बजा रहा था, जो बहुत सूदिंग था। ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कानों को छेद देने वाला था। ये कोई नॉर्मल पर्सन अगर वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ना हो तो इस म्यूज़िक को वो सुन तक नहीं सकता, वो यहाँ जिंदा तक नहीं बच सकता। इतना बेसुरा म्यूज़िक था ये। लेकिन इन पपेट्स पर असर हो रहा था। वो पपेट्स खुद को ही मारना स्टार्ट कर चुकी थी। वो पपेट्स जिन्स के लोगों पर हमला कर रही थी। वो पपेट्स अब इन प्योरिटी रेलम वालों पर नहीं बल्कि अनक्लीन रेलम वालों पर, अपने ही लोगों पर हमला कर रही थी, एक दूसरे को ही मार रही थी। और ये देखकर अंदर से एक गुस्से में लाल वेंद्रुहान बाहर आता है, ये देखने के लिए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने उसकी पपेट्स को कंट्रोल कर लिया। और ये देखकर पेट्रियार्क के फेस पर स्मिक आ जाता है। वो अपनी जगह से उठता है और वेंद्रुहान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और वेंद्रुहान एक पल के लिए पीछे चला जाता है जब वो पेट्रियार्क को देखता है। ये देखकर वो कुछ कहने की कोशिश करता, तभी पेट्रियार्क ने कहा, कुछ याद आया वेंद्रुहान? वी चांग से, महागुरु पाओशन शरण, चांग से शरण, कुछ याद आया? और ये देखकर जैसे वेंद्रुहान की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। लेकिन पेट्रियार्क की आंखों में खून था, उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड की तरह रेड थी। पूरी बॉडी के चारों तरफ बस रिसेंटमेंट एनर्जी ने अपना घर बना लिया था, और पेट्रियार्क को अब देखना मुश्किल हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैक स्पिरिट किसी अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रही हो। और अगले ही पल पेट्रियार्क के हाथ वेंद्रुहान के नेक में थे, और उसकी वो तलवार जो किसी बिजली की रफ्तार की तरह आई, और उसने वेंद्रुहान की उस गर्दन को उसके सर से अलग कर दिया। और जैसे ही ये किया, वेंद्रुहान की लाइफलेस बॉडी नीचे गिरी हुई थी, और वेंद्रुहान के मरने के बाद जितने भी उसके पपेट्स थे वो गायब होने लगे। पेट्रियार्क ने अपने जादू से वेंद्रुहान के पास से वो रील लोहा लिया और उसको नष्ट कर दिया। और जैसे ही उसने ये किया, सब लोगों में बस खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो लोग जीत चुके थे। उन लोगों ने
मिलकर वेनरूहान को हरा दिया था। और इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। वही जिनसेक्ट जिसके पास अब जिनगोंगशान जो बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि वेनरूहान मर चुका था, जिनलोहन नष्ट हो चुका था। जिस चीज़ के लिए उसने वेनरूहान का साथ दिया था वो चीज़ तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो रही ही नहीं। तो वो अब क्या करे, क्योंकि उसे पता है कि अब प्योरिटी वाले उसे नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो उस टाइम तो वहाँ से भाग गया था। और पेट्रियार्क ने सबकी तरफ देखा और कहा कि यीलिंग का विसेक्ट वेनसेक्ट से क्लोज पड़ता है, इसीलिए अब वो लोग जीत चुके हैं। इसलिए 1 या 2 दिन सभी लोग उसके यहाँ विसेक्ट में रुकेंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्लेन में जा सकते हैं। और अब से ये कल्टिवेशन वर्ल्ड 2 भागों में नहीं बटा होगा, सब लोग अपने हिसाब से रहेंगे, सब लोगों के पास अपने अपने सेक्ट्स हैं। और अगर किसी फिर से ऐसी कोई मुसीबत आए तो फिर से सब लोग एक साथ होकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। और जैसा पेट्रियार्क ने कहा, सभी लोग थोड़ी देर बाद विसेक्ट पहुंच चुके थे। बहुत लोग घायल थे, इसीलिए जो लोग घायल थे उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। जो लोग थके हुए थे उनका वो लोग अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे, जो पेट्रियार्क ने अरेंज करवाया था। वहीं दूसरी तरफ लेन क्लेन के साथ पेट्रियार्क अपने सेक्ट के गेट के बाहर आ चुका था, जहाँ पर 2 लोग खड़े हुए थे। एक बीटा लग रहा था और एक ओमेगा गर्ल लग रही थी। सब लोग सबसे आगे पेट्रियार्क चल रहा था और उसके पीछे लेन क्लेन और उसके साथ ही जियांग क्लेन और नी क्लेन। वहीं वांग जी जो पेट्रियार्क के पीछे ही चल रहा था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर आए, पेट्रियार्क रुका और वांग जी भी उसके पीछे रुक गया। उस दिन के बाद, उस इंसिडेंट के बाद इन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद तुरंत उन्होंने हमला कर दिया था। वहीं पेट्रियार्क थोड़ा सा झुका और उसने वांग जी के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, वेलकम टू माई सेक्ट सेकंड मास्टर लेन। और ये सुनकर वांग जी ने पेट्रियार्क की तरफ देखा और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं पेट्रियार्क ने सामने की तरफ देखा और कहा, वेंचिंग वेनिंग सबके लिए रूम्स प्रिपेयर करो। ये सुनकर उन दोनों ने नोट किया और वो लोग चले गए। उसके बाद पेट्रियार्क सबको अपने साथ अपने प्लेन में ले गया। तो है एवरीवन, ये इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट था। इसका लास्ट पार्ट कल आएगा। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा, क्या आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये एफएफ कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।